ये दिल्ली का मैप है। पिछले डेकेड से वाटर क्राइसिस हो रही है। कहीं 2 घंटे पानी, कहीं शाम में 2 घंटे पानी और कहीं 2-4 दिन से पानी आया ही नहीं है। मतलब अनऑथराइज्ड कॉलोनी, ऑथराइज्ड कॉलोनी, झुग्गी झोपड़ी, स्लम्स, हर जगह सेमी कंडीशन है। पानी आधे शहर में आते आते ही ख़त्म हो जाती है। एक समझो तो लॉटरी जीतने के जैसे सिचुएशन है। लेकिन जो चीज़ें रियल लाइफ में हो रही है ये कहीं ना कहीं सिस्टमेटिकली डिज़ाइंड हो गई है। हमारी जो रियलिटी है इससे कहीं अलग है। इस वीडियो में इसी चीज़ को थोड़ा डिटेल से समझते हैं, आखिर कौन जिम्मेदार है इसके। बाल्टी खाली धरी के बोले कहा सब बासन खाली पड़े हैं। पानी 2 महीना है गए तो मतलब पानी नहीं आ रहा। सरकारी टैंकर नहीं आती गएगा, मतलब प्राइवेट मंगा होता है। हर एक स्टेट की तरह दिल्ली भी एक हाईली पॉपुलेटेड ग्रोथ सिटी है। 2011 तक हमारा सेंसस हुआ है। ये चार्ट देखो, 1901 से लेकर 2011 तक इसकी पॉपुलेशन 167 लाख लोगों की थी। अच्छी बात इस मैप में ये भी दिखाई गई थी कि इसमें जो पॉवर्टी रेट है वो 9% हो गई थी। वहाँ के रहने वाले लोग बेसिकली अपना फूड तो खुद से परचेज कर पा रहे थे और वाटर अफोर्ड कर सकते थे। इस स्टेट को और भी ज़्यादा पॉपुलेटेड बनाने के लिए हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान है। हालांकि 2011 से 12 की दिल्ली है। इसमें इंडस्ट्री, कॉरपोरेट ऑफिसेस और ट्रांसपोर्ट्स बढ़ गए थे। लोगों के पास रोजगार का ऑप्शन था। तो ये बात सही है कि 9% पॉवर्टी रेट होगी। ये स्क्रीन पे ग्राफ देख रहे हो, इकोनॉमिकल सर्वे 2023 और 24 की ली गई है, जिसमें ये डेटा दिया गया। हम लोग अपने पॉइंट पे वापस आते हैं। वाटर, दिल्ली के अंदर में जितनी भी वाटर सप्लाई होते हैं ये एक स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटी के अंदर में आती है। इसके मैनेजमेंट और मेंटेनेंस सारा स्टेट गवर्नमेंट देखती है। ये दिल्ली जल बोर्ड है जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन पूरे स्टेट पे करती है। ये पानी सबसे ज़्यादा यहाँ के रिवर से उठाती है। यमुना 40%, बकरा रिवर 26% और गंगा 25%। सिर्फ 9 से 10% का कंट्रीब्यूशन रहता है हमारे ग्राउंड वाटर का। हालांकि ग्राउंड वाटर एक अलग केस है। यहाँ पे डोमेस्टिक यूजेस भी 50% से ज़्यादा यहाँ के ग्राउंड वाटर से होती है और कुछ लोगों का अपना पर्सनल भी है। ये एक अलग मैटर है जिसे हम लोग अभी आगे समझेंगे। एक बात आप ओवरऑल समझोगे तो जितनी भी रेसिडेंशियल, नॉन रेसिडेंशियल, कॉरपोरेट, स्लम, झुग्गी झोपड़ी, हर जगह जो पानी जा रही है पर्टिकुलर एग्रीमेंट के बेसिस पे है, जहाँ पे दिल्ली जल बोर्ड पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबल उठाती है। और इस चीज़ में अलग अलग सिनेरियोज बनने शुरू होते हैं। वैसे ये स्क्रीन पे आप दिल्ली जल बोर्ड की शेयर की गई मैप देखो, जिसमें टोटल का टोटल कनेक्शन सारा आपको देखने को मिलेगा कि कहाँ तक ये दिल्ली जल बोर्ड जा रही है। और इसी के नीचे जस्ट देखो यमुना रिवर और रवि बेसिन और गंगा वाटर, इन सब से टोटल जो वो सरफेस वाटर निकाला जाता है फिल्टर करने के लिए वो कुछ इतना है। और जहाँ तक बात है 2011 तक दिल्ली जल बोर्ड ने एक मैप शेयर करा था। अब देखोगे तो 2000 तक में जो टोटल डिमांड थी वो 792 मिलियन गैलन पर डे थी। 2011 तक आते आते ये 1380 मिलियन गैलन पर डे हो गई है। लेकिन जो टोटल प्रोड्यूस कर गई लीटर थी वो 255 मिलियन थी। एक एक्सेस डिमांड इंक्रीज करी गई थी 2011 तक आते आते। ये जो मैप आपको पूरा देखने को मिल रहा है ये कई ऐसी जगह से भी गुजरते हैं जहाँ पे इलीगल स्लम्स, अनऑथराइज्ड कॉलोनी और अनइलीगल प्लेसेस हैं जो कि रिलोकेट हो चुके हैं, लेकिन इसमें दिल्ली जल बोर्ड का कनेक्शन है। ये मैप कम्प्लीटली इस तरीके से डिज़ाइन है जो फर्स्ट टाइम दिल्ली जल बोर्ड ने दिया था और प्रॉब्लम यहीं से ही शुरू होती है। अब वाटर के केस में ऐसा है दोस्तों कि ये एक सब्जेक्टिव है और हर एक लोग अपनी ज़रूरत के लिए वाटर चाहिए, चाहे वो प्रोसेस किसी से भी गुजरता हुआ हो। दिल्ली जल बोर्ड जहाँ तक बताती है कि वो एक ऑथराइज्ड और लीगल लोगों तक ही अपना वाटर पहुँचा रही है, जिसके लिए उसे चार्ज भी पे करना होता है। वैसे ये दिल्ली का मैप जो आप देख रहे हो इसमें कंप्लीट स्लम की एरिया में देखोगे तो रेड वाले कुछ पुराने स्लम्स हैं और ब्लू वाले नए स्लम्स हैं। और जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन पाइप्स के करे गए हैं कई सारे इस स्लम से होकर गुजरते हैं। प्रॉब्लम इतनी सी है कि ये अनऑथराइज्ड कॉलोनी, इलीगल कॉलोनीज और जो रीलोकेटेड हो चुके हैं कुछ स्लम्स जो अभी बने हैं। वैसे भी दिल्ली में स्लम्स की संख्या पहले से कई ज़्यादा अधिक है। हमारे पास 2011 के बाद सेंसस का डेटा नहीं है तो इस मैप से समझते हैं। वैसे दिल्ली जल बोर्ड के अकॉर्डिंग जो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है पानी का 255 मिलियन गैलन पर डे ये इसी पाइप के थ्रू जाती है और डिमांड 800 मिलियन गैलन पर डे का है। यह स्टडी दिखाती है कि अराउंड 11,000 किलोमीटर तक का ये पूरा पाइपलाइन बिछी हुई है जिसमें ये पानी जाती है और एस्टिमेटेड है कि नेक्स्ट 50 ईयर तक ये 32% से भी ज़्यादा इंक्रीज करेगी। गर्मी के दिनों में ये कैपेसिटी और भी बढ़ती है। 199 मिलियन
कैपेसिटी हो जाती है और 144-150 से भी ज़्यादा टैंकर्स पूरे दिल्ली में भेजे जाते हैं। यही कुछ लोकल स्लम्स और एरियाज़ हैं जिसमें प्राइवेट ऑनर और टैंकर्स और गवर्नमेंट की तरफ से वाटर के लिए टैंक्स भेजे जाते हैं और यहीं से पूरा का पूरा वोट बैंक पॉलिटिक्स शुरू होता है, जो दिल्ली का एक मेजर इशू बनते आ रहा है, जिसे हम लोग आए दिन न्यूज़ में तो सुन ही रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि डिकेड की बात है तो आज से है नहीं, 1970 से पहला केस चलते आ रहा था जब दिल्ली डेवलप करनी शुरू की थी। ये हिस्ट्री की बात आपको याद हो, भोपाल डिजास्टर और ओलियम गैस लीकेज जो श्रीराम प्लांट से हुई थी, इस चीज़ बात को लेके ये आर्टिकल 21 के तहत जब राइट ऑफ लाइफ डिसाइड हो गई, इसके बाद क्लीन वाटर, क्लीन एनवायरनमेंट और क्लीन एयर एक सेंसिटिव टॉपिक बन गया। 1995 से लेके 2000 तक कई सारे दुकानें बंद हुए, इंडस्ट्रियल बंद हो गई, डंपिंग सेंटर यमुना में जो करी जा रही थी वो चीज़ें पे भी लॉक लगा। 1995 से लेके 2000 तक का मैं आपको लिस्ट दिखाता हूँ। अप्रैल 1996 में सितंबर को 513 नॉन कन्फर्मिंग यूनिट्स बंद हुए। दिल्ली के गवर्नमेंट जब ऑर्डर दी तो 97,000 यूनिट्स बंद कर दिए गए, जिसमें दंगे तक हो गए थे। और इस चीज़ का झगड़ा जो उस समय शुरू हुआ था वो आज भी चल रही है। दिल्ली में अब तो क्लीन एयर भी एक बहुत मेजर प्रॉब्लम बन गया है जो हमारे राइट टू लाइफ के अंदर में आता है, लेकिन ये प्रॉब्लम कोर लेवल पे सॉल्व हुआ नहीं। और आज की डेट पे देखोगे जो सिंपल वाटर का राइट है वो हमारे पास है, चाहे वो जुग्गी सल्लम में रहने वाले लोग हो, चाहे रेसिडेंशियल एरिया में और ऑथराइज्ड कॉलोनीज के लोग हो, वाटर दोनों को चाहिए। जहाँ पे सरकार इतने लोगों को अनाज दे रही है, यहाँ पे दिल्ली वाले में रहने वाले लोगों के लिए वाटर का अरेंजमेंट करना एक नेसेसरी स्टेप हो गया। और मैंने आपको बताया था कि ये एक लीगल राइट है। प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी कि वहाँ पे जो लंबे समय से लोग रह रहे हैं उसके जेंडर, कास्ट, रिलीजन, सिटीज़न और इवन वहाँ के लोग हैं या नहीं हैं, उन सब चीज़ों के साथ भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। स्टडी पे ये बात लिखी गई थी कि वहाँ के टैंकर्स को पेमेंट करना होता है सोशल लीडर मैन। ये स्क्रीन पे आप अगर इमेज देखो तो जो ये टैंकर्स में पाइप डाली जा रही है इसमें भी वो ऑथराइज्ड लोग ही हैं जो इसमें पानी निकाल सकते हैं, और अनऑथराइज्ड लोग वहाँ के टैंकर के लीकेजेस से अपने पानी ले रहे हैं। वैसे इस मैप के अकॉर्डिंग अभी भी जो ये रूल है ये ऑथराइज्ड लोगों के लिए ही है। गवर्नमेंट इनऑथराइज्ड लोगों के लिए काउंट नहीं कर पाती है। डेटा हमारे पास उतना परफेक्ट और एक्यूरेट इवन उस लेवल तक डेटा नहीं है जो ये दिखा सके कि कितनी ज़्यादा पानी यहाँ के रहने वाले लोगों पे जा रही है। और ये डैमेज, लीकेजेस इतना बड़ा प्रॉब्लम है कि ऑथराइज एक्सेस जहाँ पे पानी टाइम पे पहुँचना चाहिए वहाँ भी नहीं पहुँचता है। रिसर्च पे एक केस मैंने द्वारका का भी पढ़ा था, जो लैंड डेवलपमेंट एजेंसी है और दिल्ली जल बोर्ड एजेंसी, इन दोनों के बीच में कोई बढ़िया कोऑर्डिनेशन नहीं है, जिसके कारण वहाँ के रहने वाले लोगों को बहुत डिफरेंट टाइप के प्रोसेस यूज करने पड़ते हैं। मिक्सिंग अलग, वाटर स्टोर करने के लिए अलग और वाटर सप्लाई का एक अलग कनेक्शन है। हालांकि इसमें 8 से 10 रुपये लग जाते हैं पर 1000 लीटर पानी के। ये दिल्ली में द्वारका का केस है। दिल्ली में जो ग्राउंड वाटर है 5 से 50 मीटर तक में पानी निकल पाता है, वो हर साल 1 मीटर कम होता जा रहा है। इतने तेज़ी से एक्सटेंट हो रही है वाटर। और जो प्रोजेक्ट दिल्ली का था ग्राउंड वाटर को अच्छे तरीके से रिसोर्सेस यूज करने का, वो भी ख़त्म हो गया है या तो वो बंद पड़ा हुआ है। हालांकि इतने सारे इशू होने के बाद अगर हम लोग सॉल्यूशंस के बारे में देखते भी हैं तो एक मेजर इशू है रेनफॉल। रेनफॉल जो 715 mm तक होती है दिल्ली में पूरे एनुअली, ये सबसे अच्छा तरीका हो सकता है, लेकिन इसके लिए प्रॉपर मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए। अब गवर्नमेंट एजेंसी और लैंड डेवलपमेंट एजेंसी इन सब के बीच में अच्छा कंट्रीब्यूशन नहीं है। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी इतना ज़्यादा एक लंबे समय से, जिसका अच्छा अनुमान हम लोग अपने न्यूज़ पे देख ही रहे हैं, इसके कारण प्रॉब्लम आते जा रहा है। जो यमुना रिवर है, इस चीज़ को लेकर जो गवर्नमेंट अभी क्लीनिंग का काम प्रोसेस शुरू करी है, अब 2025 में जाके इससे असर दिखेगा कुछ सालों में। अब देखोगे तो दिल्ली जल बोर्ड का भी सबसे बड़ा सोर्सेस यमुना ही है, उसके बाद गंगा और बखरा रिवर है। वैसे तो दिल्ली जल बोर्ड जिस तरीके से काम करती है वो इसे सही कर सकती है, लेकिन इस चीज़ के लिए एक स्टेबिलिटी की ज़रूरत पड़ेगी। मेरा भी यही बात पे कहना है कि ये चीज़ें सॉल्व करी जा सकती है। जो सिचुएशन आपको देखने को मिल रहा है या एज अ डेकेड हमें देखने को मिल रहा है, ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। चाहे तो सरकार इस प्रॉब्लम को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकती है। दिल्ली में रहने वाले लोग कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं कि क्या हालात है दिल्ली के अभी, और कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। उम्मीद करेंगे कि आप अपना सजेशन ज़रूर कमेंट सेक्शंस में डालो। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी दूसरे टॉपिक पे हम जल्दी मिलेंगे।